कल हमने इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे एकल इलेक्ट्रोड विभव। एकल इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? इसका अर्थ होता है किसी इलेक्ट्रोड को जब उसके ही आयनों के विलयन के संपर्क में लाया जाता है तो इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन देने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम एकल इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एग्जाम्पल हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, उसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर इलेक्ट्रोड था और जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का इलेक्ट्रोड था। तो ये सब क्या है? एकल इलेक्ट्रोड है और इनके द्वारा उत्पन्न विभव क्या होगा? एकल इलेक्ट्रोड विभव। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेल द्वारा किया गया कार्य। जब हम सेल द्वारा किया गया कार्य लेते हैं तो किसी भी सेल में प्रवाहित धारा व सेल विभव का गुणनफल किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी कि जो हमारा सेल है उसमें जितनी भी धारा प्रभावित होगी और उस सेल का सेल विभव जो होगा उन दोनों का गुणनफल किए गए कार्य के बराबर होगा। हम किए गए कार्य को W से डिनोटेट करते हैं। इसका अर्थ है W इक्वल NFE सेल। आवेश को हमने NF के रूप में ले रखा है और विभव को E सेल के रूप में लिया है। यहाँ पर N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। F क्या है? फैराडे, जिसका मान होता है 96,500 कूलाम। सेल द्वारा किया गया कार्य गिब्ज ऊर्जा में कमी या हानि के बराबर होता है। किसी भी सेल द्वारा किया गया कार्य जो गिब्ज ऊर्जा होती है डेल्टा जी, उसमें कितनी कमी हो रही है उसके बराबर होता है। यदि सेल का ईएमएफ ई सेल, प्रभावित आवेश NF और अभिक्रिया की गिब्ज ऊर्जा डेल्टा जी हो तो डेल्टा जी बराबर माइनस NFE सेल। हमने इससे पहले भी कहा था कि सेल द्वारा किया गया कार्य गिब्ज ऊर्जा में कमी के बराबर होती है। यहाँ पर माइनस साइन इसलिए हो रहा है क्योंकि गिब्ज ऊर्जा में कमी हो रही है और W के स्थान में हमने डेल्टा जी लिख दिया। यानी कि जो गिब्ज ऊर्जा में कमी होगी वो सेल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। यानी कि W इक्वल माइनस डेल्टा जी। अगर हम डेल्टा जी को प्लस में लेंगे तो W का मान माइनस में हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा है डेल्टा जी इक्वल माइनस NFE सेल। ये है हमारी गिब्ज ऊर्जा। यदि हम मानक गिब्ज ऊर्जा लेते हैं तो उसके लिए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 298 केल्विन ताप और मोलरिटी 1 होगी। यानी कि मानक गिब्ज ऊर्जा के लिए सांद्रता 1 होगी। तो मानक शब्द आ गया है तो उसके लिए हम 0 जोड़ देंगे। जैसे गिब्ज ऊर्जा डेल्टा जी था तो मानक गिब्ज ऊर्जा हो जाएगी डेल्टा जी 0। 0 हम उसके ऊपर की ओर लिखेंगे, बेस में नहीं लिखेंगे, टॉप में लिखेंगे। इसी प्रकार सेल में भी टॉप में लिखेंगे 0 जब मानक शब्द जुड़ जाएगा। यानी कि मानक गिब्ज ऊर्जा डेल्टा जी 0 इक्वल माइनस NFE0 सेल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है नेस्ट समीकरण। नेस्ट समीकरण क्या होता है? जितने भी हमारे उत्क्रमणीय रिवर्जेबल सेल हैं उनके लिए नेस्ट समीकरण उपयोग में लाया जाता है। कल भी हमने बताया था उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, यानी कि रिवर्जेबल और एरिवर्जेबल। उत्क्रमणीय क्या होता है? साम्यावस्था, यानी कि एरो दोनों ओर की ओर।
अभिकारक बन मिलके उत्पाद बनते हैं और उत्पाद मिलके अभिकारक बनते हैं, उससे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जब अभिक्रिया सिर्फ एक ही दिशा में अग्रसर हो रही है। उत्क्रमणीय जब अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही हो या दोनों दिशाओं में संपन्न होती हो। तो यहाँ पर भी नेक्स्ट समीकरण के लिए हम एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया को लेते हैं। जैसे मैंने ले रखा है यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, साम्यावस्था का चिन्ह, उत्क्रमणीयता का चिन्ह, सी स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, यहाँ पर हमने लिया है। उसके बाद साम्य स्थिरांक Kc बराबर C की सांद्रता की पावर C इंटू D की सांद्रता की पावर D अपॉन A की सांद्रता की पावर A इंटू B की सांद्रता की पावर B। ये हमने 11th में भी पढ़ा है। साम्य स्थिरांक किसे कहते हैं, चल स्थिरांक क्या होता है, साम्य स्थिरांक क्या होता है, ये चीज़ है हमारी साम्य स्थिरांक Kc, और किसी बुक में K भी लिखा होगा। उसके बाद हमने 11th में पढ़ा था गिब्स मुक्त ऊर्जा का समीकरण, जो होता है डेल्टा G बराबर डेल्टा S प्लस T डेल्टा S। डेल्टा G यहाँ पर गिब्स ऊर्जा है, डेल्टा H एंथैल्पी है, T टेम्परेचर है और डेल्टा S एंट्रोपी है। इसी प्रकार डेल्टा G बराबर डेल्टा G0 प्लस RT नेचुरल लॉग Kc। नेचुरल लॉग Kc IN लिखा है, किसी बुक में लॉग E की पावर Kc भी लिखा होगा, दोनों सेम चीज है। जब हम डेल्टा G और डेल्टा G0 का मान सेल द्वारा किया गया कार्य से यहाँ पर इनके मान रखेंगे, यानी कि डेल्टा G तथा डेल्टा G0 का मान इस समीकरण में रखेंगे, तो डेल्टा G के स्थान पर आ जाएगा माइनस NF E सेल इक्वल माइनस NF E0 सेल प्लस RT लॉग Kc, यानी कि नेचुरल लॉग Kc। इस पूरी समीकरण में हम माइनस NF का भाग देंगे। जब इस समीकरण में हम NF का भाग देते हैं तो माइनस NF E सेल अपॉन माइनस NF हो जाएगा इक्वल माइनस NF E0 सेल अपॉन माइनस NF प्लस RT नेचुरल लॉग Kc अपॉन माइनस NF। यहाँ पर दो चीज़ हमारी कट जाएंगी, माइनस NF ऊपर और नीचे कट जाएगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी कट जाएगा, और उसके बाद प्लस RT नेचुरल लॉग Kc अपॉन माइनस NF, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसका अर्थ है E सेल इक्वल E0 सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग Kc। यहाँ पर R हमारा गैस कांस्टेंट है, जिसका मान R इक्वल 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है। T टेम्परेचर 298 केल्विन, F फैराडे 96,500 केल्विन। ए मान अगर हम उपरोक्त समीकरण में रखेंगे तब हो जाएगा, और हम यहाँ पर नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में परिवर्तित करेंगे, यानी कि नेचुरल लॉग इक्वल 2.303 कॉमन लॉग हो जाएगा।
इसका मान रखेंगे तो ई सेल इक्वल ई जीरो सेल माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी अपॉन एन एफ, यानी इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे ई जीरो सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन एन इंटू एफ के स्थान पर 96,500 लॉग के सी। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ई सेल इक्वल ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी हमारा आ जाता है। ये हमारा जो यहाँ पर आया ये है नेक्स्ट समीकरण। के सी क्या है? साम्य स्थिरांक। जब हम साम्य स्थिरांक का मान रखेंगे तो ई सेल बराबर ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग सी की सांद्रता की पावर सी इंटू डी की सांद्रता की पावर डी अपॉन ए की सांद्रता की पावर ए इंटू बी की सांद्रता की पावर बी। जहाँ पर हमने बड़ा कोष्टक लगा रखा है इसका अर्थ है कि इसकी सांद्रता, उसके अंदर जो भी लिखा है उसकी सांद्रता, इसलिए हम यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगाते हैं। ये हमारी नेक्स्ट की समीकरण आ गई। इसको हम अन्य रूपों में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए ई सेल बराबर, फर्स्ट लिखा है ई सेल बराबर ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, यानी कि सेल में जो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण बट्टे अपचयन, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। दूसरा लिखा है ई सेल बराबर ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्शन अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि उत्पाद बट्टे अभिकारक। तीसरे रूप में भी हम इससे लिख सकते हैं ई सेल बराबर ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। इन तीन रूपों में हम नेक्स्ट के समीकरण को लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, डेनियल सेल के नेक्स्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। हमने पहले भी पढ़ा था, 2 लेक्चर पहले हमने पढ़ा था, सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था कि डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल तीनों एक ही चीज़ होती हैं। तो वहाँ पर लास्ट में जो हमारी सेल समीकरण आई थी, Zn प्लस कॉपर आयन साम्यावस्था जिंक आयन प्लस कॉपर, तो इसका साम्य स्थिरांक निकालेंगे Kc बराबर जो राइट साइड का है अपॉन लेफ्ट साइड हो जाएगा। Kc बराबर जिंक आयन की सांद्रता गुणा कॉपर की सांद्रता बट्टे कॉपर आयन की सांद्रता गुणा जिंक की सांद्रता। यहाँ पर जिंक और कॉपर दो क्या हैं? धातु हैं। धातु किस रूप में होते हैं? ठोस रूप में होते हैं। जब कोई चीज़ ठोस रूप में होती है उसकी सांद्रता का मान क्या माना जाता है? 1 मान लिया जाता है। जब कोई ठोस चीज़ में होती है तो हम उसकी सांद्रता का मान 1 मानते हैं, यानी कि 1 मानते हैं। तो इसलिए कॉपर की सांद्रता बराबर जिंक की सांद्रता बराबर 1, यानी कि हम कॉपर और जिंक के स्थान पर 1 लिख सकते हैं। तो साम्य स्थिरांक बराबर जिंक आयन की सांद्रता बट्टे कॉपर आयन की सांद्रता, यानी कि साम्य स्थिरांक Kc का मान नेक्स्ट समीकरण में रखने पर, जब इसका मान नेक्स्ट समीकरण में लिखेंगे, सबसे पहले नेक्स्ट का समीकरण हमने लिखा है ई सेल बराबर ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग
कैसे, कॉमन लॉग कैसे, यानी कि ई सेल बराबर ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग जिंक आयन की सांद्रता बट्टे कॉपर आयन की सांद्रता। यहाँ पर LOG लॉग लिखा है मैंने, कॉमन लॉग लिखा है। किसी बुक में इसके स्थान पर लॉग वेस 10 लिखा होगा, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर n का मान 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। जिंक के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए n के स्थान पर 2 रखा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 का भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा ई सेल बराबर ई जीरो सेल माइनस 0.0295 लॉग जिंक आयन की सांद्रता बट्टे कॉपर आयन की सांद्रता। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन, यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.34 वोल्ट हो तो 0.1 m मोलर सांद्रता पर कॉपर आयन मुक्त विलयन के कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए, या विभव क्या होगा जब हम इसको लेंगे कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर में परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए हम नेक्स्ट समीकरण लेते हैं, ई सेल बराबर ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग कॉपर की सांद्रता बट्टे कॉपर आयन की सांद्रता। कॉपर की सांद्रता बट्टे कॉपर आयन की सांद्रता। कॉपर कितना होता है? 1 होता है, यानी कि कॉपर क्या है? धातु है, ठोस अवस्था में है, तो इसकी सांद्रता का मान हम 1 लेंगे। यानी कि ई सेल बराबर ई जीरो सेल हमें क्वेश्चन में दे रखा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि जहाँ पर ई जीरो सेल है ये क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। और ई सेल क्या है? इस सेल का विभव है, ये मानक विभव नहीं है, इस सेल का विभव। और इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ई जीरो सेल। तो ई सेल बराबर 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कॉपर की सांद्रता के स्थान पर 1 अपॉन कॉपर आयन की सांद्रता हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.1 मोल सांद्रता पर 0.1। इसके बाद जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ई सेल बराबर 0.34 माइनस 0.0295 इंटू 1 कैसे आया? log 10 इक्वल 1 होता है, log 10 इक्वल 1। यहाँ पर देखिए log 1 अपॉन 0.1, जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हम 0 1 जोड़ेंगे तो log 10 अपॉन 1 होगा। तो 1 का भागा 10 में देंगे तो 10 ही बार आएगा, तो log 10 का वैल्यू 1। तो ई सेल बराबर 0.3105 वोल्ट बराबर 0.31 वोल्ट।